उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी खबर ये आई कि 10 जो उपचुनाव होने हैं उनमें मायावती की पार्टी पूरी मजबूती से इस बार मैदान में उतरेगी और बसपा की कमान चुनाव अभियान की कमान खुद मायावती ने अपने हाथ में ले ली। अभी थोड़ा चौंकाने वाला निर्णय है क्योंकि सामान्यतः बहुजन समाज पार्टी उपचुनावों में शक्ति प्रदर्शन से बचती थी, लेकिन इस बार फैसला पलट दिया बहन जी ने और उन्होंने निर्णय किया कि नहीं। अब इसकी दो व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या कही जा रही है कि बसपा का जनाधार लगातार कम होता गया और स्थिति ये आ गई कि उसका जनाधार पाक छिटक कर सपा में जाने लगा, भाजपा में जाने लगा। तो उस भगदड़ को रोकने के लिए मायावती को मैदान में उतरना पड़ा है। मायावती जी को ये समझ में आ गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सही समय है, यही समय है। बसपा को समझ में आ गया। एक दूसरी व्याख्या ये हो रही है कि बाय डिफॉल्ट कहिए या संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन एक ये बात सच है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि बहुजन समाज पार्टी अच्छे से चुनाव लड़े ताकत के साथ, सक्रियता के साथ, तो उसका प्रकारांतर से चुनावी लाभ भारतीय जनता पार्टी को अवश्य होता है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लिखत पढ़त में स्वीकार भी कर चुकी है। खंडन मंडन का स्कोप नहीं। लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद, बुरे प्रदर्शन के बाद भाजपा ने जो समीक्षा की बैठकें की क्षेत्र वाइज, जिले वाइज, उन सबका जो लब्बो लुबाब निचोड़ निकाला 15 पन्नों की रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि चूंकि बसपा वैसे नहीं लड़ी लोकसभा का चुनाव जैसी उम्मीद थी, इसलिए भाजपा को ऐसा दिन देखना पड़ा। तो अब बसपा कह रही है कि हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे लड़ना चाहिए। तो शायद ये विषय सावन के महीने में भाजपा के लिए भी आनंद का विषय है और ये विषय समाजवादी पार्टी के लिए स्वाभाविक चिंता का भी विषय है, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में मायावती को लोकसभा में लगभग 9-9.5% वोट मिला उनकी पार्टी को, और अगर यही वोट उनको 13% होता, 14% होता, तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के परिणाम शीर्षासन कर जाते, अनुलोम विलोम कर जाते, सब कुछ उलट पुलट हो जाता। ये ताकत तो अभी है। अब उस ताकत का इस्तेमाल बहन जी बाई इलेक्शन में करने जा रही हैं। उनका नेतृत्व, उनकी पार्टी, उनका कैडर सब कसौटी पर लग जाएगा। और एक बार ये भी समझ में आएगा, इसकी भी समीक्षा होगी कि बसपा के सक्रिय होने से, बसपा के कमर कस के चुनाव लड़ने से फायदा और नुकसान किससे होता है। भाजपा को फायदा है या नुकसान है, सपा को फायदा है या नुकसान है, इसकी भी एक दोबारा से परीक्षा हो जाएगी। हालांकि कई परीक्षाएं हो गई, लेकिन एक और हो जाएगी। और फिर एक 27 के लिए, 2027 में विधानसभा चुनाव जो यूपी में होना है, उसके लिए भी एक व्याकरण शास्त्र समझ में आएगा कि अगर बसपा सक्रियता के साथ चुनाव लड़ती है तो क्या फर्क डालेगी, और नहीं लड़ती है सक्रियता के साथ तो क्या फर्क डालेगी। इसलिए ये जो 10 सीटों पर मायावती जी ने सक्रियता बढ़ाई है बाई इलेक्शन के लिए, वो महत्वपूर्ण है। इन सीटों में बसपा 1 सीट जीत जाए या 4 सीट जीत जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अभी तो बसपा की हालत ये है कि विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में कहीं कोई उसका आदमी नहीं, कोई सदस्य नहीं। विधानसभा में 1 सदस्य है कुल 403 में। और इन 10 चुनाव बाई इलेक्शन से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के भाग्य चक्र पर भी कोई असर नहीं पड़ना। लेकिन संदेश की लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है। यूपी बड़ा अखाड़ा है और 27 में यूपी के भाग्य का निर्णय भी होना है। तो उस दृष्टि से यहाँ का ये अखाड़ा बड़ा है। बाई इलेक्शन की चर्चा इसलिए बार बार होती है और बड़े फलक पर होती है। कोई और राज्य होता, वहाँ 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा होता, शायद उसकी गूंज दिल्ली तक नहीं आती, उसी राज्य तक रहती। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये राजनीतिक गतिविधि चूंकि 27 के लिए प्रस्तावना होगी, इन उपचुनावों से जो नतीजा निकलेगा वो 27 का
की प्रस्तावना भी होगी। वहीं से 27 के लिए एक झरोखा खुलेगा, जहां से उस पार देखकर समझ आएगा कि 27 में उत्तर प्रदेश का मिजाज कैसा रह सकता है। रहेगा नहीं कह रहा हूं, रह सकता है। इसलिए उपचुनाव महत्वपूर्ण और इसलिए मायावती जी का अचानक से सक्रिय हो जाना महत्वपूर्ण है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव की बिसात पर बसपा सुप्रीमो मायावती के एक दांव ने सबको तनाव दे दिया है। आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। खबर है कि फूलपुर मझुआ सीट पर तो ब्राह्मण पासी कार्ड के साथ उम्मीदवार के नाम को हरी झंडी दे दी गई है। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। जो हमारी नेता मान्या बहन जी ने रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, बसपा आज भी इस देश की कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर पूरे देश में कोई पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। और इस चुनाव में, जो चुनाव पिछला आपका हुआ है, इस चुनाव में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, इन दोनों की मिलीभगत से एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव के इस दंगल के लिए मायावती ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। रविवार को पार्टी के नेताओं की मीटिंग में मायावती ने उपचुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दिया। वहीं मौके की इस नजाकत पर आरक्षण पर सजे रण में सपा कांग्रेस पर जमकर करारे प्रहार किए बसपा सुप्रीमो मायावती ने। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। अब मायावती के ऐलान से यूपी के सियासी गलियारों में घमासान मचना तय था, लिहाजा मचता दिख भी रहा है। पीडीए की बिसात पर लोकसभा चुनाव में बसपा के वोट में सेंधमारी से बड़ा लाभ ले चुके अखिलेश यादव को आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे पर आगे आना पड़ा। अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। बीजेपी ने भी इस उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। 10 सीटों को फतह करने के फॉर्मूले में बीजेपी ने सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में हर दिग्गज अपनी अपनी जिम्मेदारी सीटों पर जी जान से जुटा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन को लाभ मिल रहा है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मन बना चुके। बहरहाल यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है उनमें से बसपा के पास अभी कोई सीट नहीं है। ऐसे में ये उपचुनाव बसपा को खुद को साबित करने का बड़ा इम्तिहान होगा। हालांकि उपचुनाव के मैदान में आरक्षण के जरिए जो इरादे जताए हैं उसमें सवाल यही है कि मायावती ने उपचुनाव लड़ने का जो किया है ऐलान, वो सपा बसपा किसका करेगा नफा और किसका करेगा नुकसान। मायावती जी का अचानक से उपचुनाव के लिए सक्रिय हो जाना और कमान अपने हाथ में ले लेना
एक बड़ी राजनीतिक घटना है और उसके मायने स्वाभाविक है, निकाले जाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ऋचा जी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी साहब का बहुत स्वागत है। राम कुमार पाल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राम कुमार जी का स्वागत है। वैभव कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दलित चिंतक हैं। वैभव जी का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव जी, आपसे बात शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सरल व्याख्या ये है कि जब जब बसपा मजबूती से लड़ी तब तब समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ और सपा का नुकसान हुआ, तो वाइसा वर्सा भाजपा को लाभ हो गया। ये एक धारणा है जो गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक यथावत कायम है अभी भी, और हर चुनाव ने इसकी पुष्टि की। 17 का चुनाव ले लीजिए, अगले। अब बसपा ने अपना ट्रेंड बदला है। पहले वो कहती थी बाई इलेक्शन में हम ऊर्जा नहीं लगाते। अब मायावती जी ने कहा कि नहीं, लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, घर घर जाना है और मैं खुद कमान संभालूंगी। ये परिवर्तन क्या दिखा रहा है? और बसपा अगर सक्रियता से लड़ी तो आपकी समझ क्या कहती है, क्या स्थिति बनेगी? वैभव जी। देखिए अमिताभ जी, आपकी जो बात है उसको सही मानते हुए जरा इस बाइनरी से बाहर निकालते हैं पूरी दलित राजनीति को कि बसपा कमजोर होगी तो फलाना जीतेगा हारेगा। इसका सरलीकरण ये है कि बसपा के सांसद जीत कर आएंगे तो दलित मजबूत होगा, और बसपा कमजोर होगी तो दलितों की आवाज कमजोर होगी। इसका उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूं। अभी आपने अखिलेश यादव जी का ट्वीट दिखाया जो कि 1 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। उसमें आपको कहीं क्रीमी लेयर शब्द दिखाई दिया? उसमें क्रीमी लेयर या SC ST सब कैटेगराइजेशन का उन्होंने जिक्र किया? तो देखिए, अगर अखिलेश यादव जी के ट्वीट का एक प्रिंट आउट निकाल के उसको तल लें जलेबी की तरह, तो बहुत ही गोल गोल जलेबी बन के निकलेगी उसमें से। कहने का अर्थ यह है कि जब वोट मांगने की बात आती है तो संविधान लेके आ जाते हैं कि ये संविधान है, देखिए हमारे हाथ में, और हम आपके हितैषी हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। और दलित समाज को भी समझना पड़ेगा। देखिए, बसपा कमजोर हुई आंकड़ों के लिहाज से, और अब भी 10 दिन हो गए थे, कांग्रेस की तरफ से कोई बयान निकल के नहीं आया था। कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही थी? ये 2 लड़कों की जोड़ी जो कि संविधान बचाने निकली थी, आरक्षण बचाने निकली थी, जिसने वोट लिया, दलित समाज ने इसको वोट दिया, और भाजपा को हराने की ये बात कर रहे थे, भाजपा को ये हरा पाए। लेकिन सवाल ये है कि दलित तो ठगे गए इसमें जी, दलितों को तो छलावा मिला अल्टीमेटली। तो यही मूल समस्या कारण है। हाँ, बसपा की बहुत सी समस्या है, उस पर अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन आजमगढ़ का उपचुनाव बसपा ने लड़ा था, और क्योंकि जब तक बसपा जिताऊ लिस्ट में नहीं पहुंचेगी, बसपा जब तक तीसरे चौथे नंबर की राजनीति में रहेगी, तब तक ये बसपा को झेलना पड़ेगा कि आपने फलाने का वोट काट दिया, आपकी वजह से वो जीत गया या वो जीत गया। लेकिन बसपा के कम होते आंकड़े से बसपा का राजनीतिक सामाजिक महत्व कम नहीं हो जाता, और दलित समाज को अब समझना पड़ेगा कि आपका असली हितैषी कौन है। अब आप बुलवा लीजिए इन लोगों से। अभी आपको राहुल गांधी के तो बयान का इंतजार है इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर। चलिए, क्रीमी लेयर तो एक बहुत साफ सीधा सा मामला है कि दलित जो आज भारत के अंदर लगातार अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, जिसके मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, जिसको मारा पीटा जा रहा है, जो खबरें नहीं बन रही, जो नोएडा की खबर नहीं है, जो लखनऊ की खबर नहीं है, जो नीचे के टिकर में भी नहीं आती खबर, वो दलित हाशिए पर पड़ा है। और ये जो दलितों के आरक्षण को बांट कर, दलितों को आपस में फूट डालकर राजनीति को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र है, इसको दलितों को समझना पड़ेगा। और उपचुनाव और 27 के चुनाव दलितों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होने वाले। अमिताभ जी, वैभव जी, एक बात से मैं थोड़ा सा नाइतफाकी रखता हूँ, दोबारा में जब अवसर आएगा तो उसको आप रखिएगा। फिर राम कुमार जी के पास आने से पहले मैं कहूँगा, मैं इस बात से सहमत नहीं कि भाई बसपा के 4 सांसद जीत जाएं या 10 विधायक जीत जाएं तो देश में दलितों की आवाज़ बुलंद हो जाए, ऐसा नहीं है। हमने तो हर मौसम देखा, हमें गूगल की जरूरत थोड़ी ना है। तो बस ये बता दीजिए। अरे रुक जाओ भाई, जब मायावती काशीराम जी की सहायक थी, मैं तब से देख रहा हूं, नेता तो बाद में हुई, ऐसा नहीं है। और कुछ घटनाओं का जिक्र किया वैभव ने, तो मैं कहूंगा वो घटनाएं आपके या किसी के संज्ञान में तभी आई जब देश में उन पर चर्चा हुई, ठीक। इसलिए ये भी स्वीपिंग रिमार्क्स ठीक नहीं होता कि कहीं चर्चा नहीं आई, कहीं मीडिया ने नहीं चला। हमने बहस की, हमने चर्चा की, इसीलिए आपके संज्ञान में आई, ठीक। नहीं कोई इंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं, ना दिव्य दृष्टि प्राप्त है संजय की तरह से। ये विषय है, इसको देखना होगा। और बसपा, जो बात मायावती जी कह रही, वही वैभव ने भी कही कि दलितों को सोचना होगा। हाँ, दलितों को सोचना होगा।
बसपा के हिसाब से कि भाई बसपा उनकी एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी है कि नहीं, एक। और अगर इस बार भी दलितों ने नहीं सोचा तो महिमा मिटे अपार, तो फिर चेहरा भी खराब हो जाएगा। भाई अल्टीमेटली निर्णय दलित ही करेगा ना, कि वो हाथी पसंद है, हाथ पसंद है, कमल पसंद है कि साइकिल पसंद है। जबरिया तो वोट हो नहीं सकता। अब ये बड़ा विषय है। रामकुमार पाल जी, सामान्यतः बसपा इस मान्यता को लेकर चलती थी कि उपचुनावों में ऊर्जा खराब होती है, वो नहीं करनी चाहिए और उस ऊर्जा को बचा के रखिए, केवल जनरल इलेक्शंस में ही ताकत आजमाइए। अब इस बार ये 10 बाई इलेक्शन जो यूपी के, इनमें कमान मायावती जी ने अपने हाथ में ली। उन्होंने आकाश को भी नहीं दी, पाल को भी नहीं दी, जो उनके अध्यक्ष, किसी को नहीं। उनका मैं खुद कमान संभालूंगी। अब बाई इलेक्शन में मायावती जी कमान संभाल रही हैं, क्यों और इसके पीछे क्या दिख रहा है? देखिए, ये मायावती के लड़ने से महायुति या बीजेपी को फायदा जरूर होगा, ये दिखती सी बात है। और मायावती तख्तशक्ति से लड़ने वाली हैं। लेकिन ये जो क्रीमी लेयर की बात वैभव जी ने बात की, ये क्रीमी लेयर का उल्लेख किसी राजनीतिक पार्टी ने किया। और इसकी टाइमिंग में आपसे इजाजत लेके कहना था कि टाइमिंग बांग्लादेश और इंडिया से दोनों से मिलता जुलता है। टाइमिंग देखिए इसकी संदेश कुछ और था। 10 दिनों बाद अखिलेश जी ने मुंह खोला है। इसकी टाइमिंग बहुत भयंकर थी जी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। करके उसको निरस्त किया। यही चीज हसीना जी नहीं समझ पाई, इसके लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। और यहाँ पे मैं बात रखना चाहूंगा कि बहुत बड़ी साजिश फेल हो गई है। 1 तारीख का क्रीमी लेयर का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, ये लोग वेट कर रहे थे कि कैसे भी भाजपा लागू करे और उसका फायदा उठाए। और कोई ब्रिजेश पाठक जी का हमने सुना कि हम बहुत मजबूती से लड़ रहे। अरे भाई, जनता जनार्दन के राशन कार्ड निरस्त करके कौन सी मजबूती से लड़ रहे हैं? प्रयोग जी के प्रवक्ता सुनते होंगे तो राशन कार्ड क्यों सबके निरस्त किए? जो जन सुविधाएं मिलती है, आधार से राशन कार्ड लिंक होगा तो सुविधाएं जनता तक पहुंचती। आपने योजनाएं बहुत थी लेकिन जनता तक पहुंचेगी कैसी? तो ये भी मेरी गुजारिश रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार से कि राशन कार्ड को चालू करे और लिंक करे लोगों से। जी, आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य, तब जनता को फायदा मिलेगा। नहीं तो जैसे चुनाव के 10 दिन पहले अखिलेश जी 300 योजनाएं घोषणा करते तो लागू कुछ नहीं होती थी, वैसे ही कहीं बीजेपी के का ये न हो जाए वापस। इसके लिए जनता का जो आप घोषणा करते हो जनता तक पहुंचे, ये अपील करता हूं मैं आज TV9 के प्लेटफॉर्म से। जी, ठीक बात है रामकुमार जी। जोशी साहब, मुझे याद है पहले दलित और आदिवासियों में को दिए जाने वाले आरक्षण के उपवर्गीकरण के पक्ष में थी सपा। ठीक, वो कहती थी हाँ इसमें होना चाहिए, पिछड़ों में नहीं होना चाहिए बट दलितों में होना चाहिए, ये अच्छा है। आज 12 तारीख को समाजवादी पार्टी को ये बोध हुआ कि नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। अब स्टैंड बदल लिया, अब कहा कि नहीं ये गलत है और अखिलेश जी के स्तर से उसका एक ट्वीट आ गया। ये आपका जो वैचारिक तौर पर जो बदलाव हुआ है सोच में, चिंतन में, ये मायावती जी की सक्रियता का कारण है, इसलिए हुआ है? क्योंकि वैसे तो आपकी पार्टी आरंभ से इस बात की पक्ष में रही कि दलितों के आरक्षण को क्लासिफिकेशन किया जाए, सब क्लासिफिकेशन किया जाए। जोशी जी। आदरणीय अमिताभ जी, जो आज आपने बहस चलाई है उस मुद्दे से आपके मुद्दे का जवाब दूंगा मैं। आज आपने बहस चलाई है कि आदरणीय मायावती जी बहन जी जो है सक्रिय हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि बहुत लंबे समय के राजनीतिक जीवन के बाद आज वो दोबारा सक्रिय हो रही है आपके अनुसार। बहुत अच्छी बात, हम तो स्वागत करते हैं, पहला विषय। और रही बात जो समाजवादी पार्टी और हमारे जो मानने वाले लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग आदरणीय बहन जी को और आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी है इनको अलग अलग चश्मे से नहीं देखते। हमारे लोग और हम लोग इसको एक ही चश्मे से देखते हैं। हम लोग उनमें अलग अंतर नहीं पाते, हमें एक ही लगते हैं। अब यात्रा की सुन लीजिए आप।
2014 का चुनाव भी देखा, आदरणीय बहन जी 0 सांसद की पार्टी थी। 19 में माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग से 10 सांसद आए, 24 में अकेले लड़ी और 0 सांसद आए। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं जो परिणाम है उसका उसी को माना जाता है कि कौन किसके साथ है। और जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के जो आंदोलन है पीडीए को देश का आंदोलन बनाया, तो निश्चित तौर पे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, आधी आबादी और हमारे अगड़ा समाज निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी के अनुसार देखिए किस प्रकार जया जी को भेजने का काम करा, अभी माता प्रसाद पांडे को भेजा, पीडीए के कितने लोगों को हमने विधानसभा में जिम्मेदारी देने का काम करा, लोकसभा में दिलवाने का काम करा। हम लोग उस दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय बहन जी ने भी बीच में क्रैश कोर्स भी करा था, आपकी मेरी चर्चा भी हुई थी। वो क्रैश कोर्स था 37-38 दिन बाद आकाश जी को अयोग्य से योग्य बनाने का। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, वो अयोग्य योग्य छोड़िए, मैं ही इसका नेतृत्व करेंगे। राजनीति में हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है और हम इनकी चर्चा करके हमें लगता है कि हम ठीक है जोशी जी, मैं समझ गया। जोशी जी का मतलब समाजवादी पार्टी का ये वही गाना है कि स्वयं से करेंगे सबका स्वागत। लेकिन एक बात जो कही जोशी जी ने वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा भाई हम बसपा और भाजपा में द्वैत नहीं मानते, हम मानते अद्वैत है, एकात्म है, जो ये सो वो। ऋचा जी ये बता रहे कि एक ही माया है, कहीं धूप कहीं छाया, माया एक ही है। जोशी जी कह रहे। अमिताभ सर, जोशी जी जो कह रहे हैं ये अपनी कमी छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये सपा ये बात कहती है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं ये उसका डर दिखाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बसपा जब मजबूत होती है तो सपा कमजोर होती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हम सबका साथ सबके विकास में भरोसा करते हैं, उसी नारे को लेकर चलते हैं। और यही कारण है, भुवन भास्कर जोशी जी को याद होगा कि 2019 में तो सपा और बसपा ने मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब आपको यही अपना ये एक चश्मा जिसकी आप बात कर रहे थे, ये चश्मे में अंतर आपको तब नहीं नजर आ रहा था जो आज नजर आ रहा है। और आप बता रहे हैं कि हम दोनों को एक ही चश्मे से देखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात कुछ और है अमिताभ सर। महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए के नारे की बात करती है, वो नारा पूरी तरीके से खोखला साबित हो रहा है। इस नारे को इन्होंने जनता के बीच में दिया था, जनता का वोट लेने के लिए। जनता ने इनके ऊपर भरोसा भी किया और 2024 में जनता ने इनको सीटें जिता कर भी भेजा। लेकिन 2024 के परिणाम के बाद लगातार पीडीए के लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पी और डी के साथ लगातार अन्याय कर रही है, उनके मुद्दों पर कहीं खड़ी नजर नहीं आती है। मैं आपने जो बात कही वो एकदम सही बात है कि समाजवादी पार्टी SC/ST का जो क्लासिफिकेशन था, सब क्लासिफिकेशन था, इसके पक्ष में थी। भुवन भास्कर जोशी जी आज जिस तरीके से बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है, आज अखिलेश यादव जी को आते आते बहुत देर हो गई। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी ने, आपको याद होगा अमिताभ सर, कि जब पार्लियामेंट चल रही थी और ये पूरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, तो धर्मेंद्र यादव जी ने पार्लियामेंट के प्रांगण में खड़े होकर इस बात का स्वागत किया था और ये कहा था कि समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है, सब क्लासिफिकेशन का न सिर्फ स्वागत करती है बल्कि लंबे समय से हम तो इसकी मांग कर रहे थे। इन्होंने अपना चेहरा उसी दिन साफ कर दिया था और ये दिखा दिया था कि किस तरीके से ये दलित हितों के विरोध में खड़े हुए हैं। कहां ये चुनाव में कह रहे थे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, कहां ये आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहे थे, लेकिन आरक्षण के छेड़छाड़ के पक्षधर तो स्वयं समाजवादी पार्टी किस मजबूती के साथ खड़ी हुई है, इसका उल्लेख धर्मेंद्र यादव जी ने पार्लियामेंट के प्रांगण में खड़े होकर स्वयं किया। वही माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम स्पष्ट है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण को लेकर SC/ST के प्रावधान किए हैं, उसी के आधार पर सरकार चलेगी और SC/ST के हितों के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़। ठीक है ऋचा जी, एक बार रुकना होगा। मैं एक प्रश्न जोशी से ले लूं, फिर मैं वैभव जी के पास जाऊंगा। जोशी जी,
12 दिन के भीतर धर्मेंद्र यादव से अखिलेश यादव तक आते आते सपा 360 डिग्री पर घूम गई दलितों के आरक्षण में का वर्गीकरण के मसले पर। 12 दिन पहले धर्मेंद्र जी ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, ये हमारी पुरानी मांग थी। 12 दिन बाद अखिलेश जी ने कहा ना, कतई नहीं, ये बहुत ही गलत चीज है। 12 दिन में क्या घटा? अमिताभ जी, ऋचा जी तो हमारी पुरानी साथी रही है, समाजवादी पार्टी को भी समझती है, समाजवादी रही भी है, मेरे को पूरा संज्ञान है विषय का। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद ने पता होगा, समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी का जो बयान होता है वही केवल पार्टी की लाइन होती है। और मेरा 30 साल का लगभग राजनीतिक जीवन है, मैंने कोई भी कार्यकर्ता या नेता उसके बयान पर कभी भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। माननीय अखिलेश यादव जी जो लाइन देते हैं उसी पे पार्टी हम मैं एक निवेदन, जोशी जी आपकी बात सिर बात, एक निवेदन कर रहा हूं, फिर मैं वैभव जी की बात दूंगा। मैं एक सलाह मित्रवत दे रहा हूं, बेहतर होता कि धर्मेंद्र के, अगर आपकी लाइन यही थी जो 12 तारीख को आई, धर्मेंद्र ने 1 तारीख को दिन में 2 बजे बोल दिया था, आप 2:15 बजे खंडन करा देते धर्मेंद्र की बात का, तो ये नुकसान नहीं होता। जितने खेतों में बाढ़ घुस गई वो नहीं घुसती। नहीं, आपने एक मिनट, आपने 12.25 दिन तक धर्मेंद्र के बयान को टहलने दिया, उसका खंडन क्यों नहीं कराया जोशी जी? मैं तो उसी विषय को कह रहा हूं जी, हमने तो उस लाइन को ही अपनी लाइन की माना। हमने केवल एक लाइन को पकड़ा हुआ है कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो बयान है वो पार्टी की लाइन है, उस विचारधारा पे हम जैसे साधारण कार्यकर्ता चलते हैं। ये बात मैं आपको कई विषयों पे कह चुका। नहीं, वो तो ठीक है जोशी जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लीजिए इतने संवेदनशील विषय पर अगर परिवार का कोई दूसरा आदमी बोल रहा है जो मुख्य सचेतक भी है संसद में, लोकसभा में, तो उसका खंडन तो तुरंत करना चाहिए था। क्या रे राम राम राम, क्या बवाल कर दिया, नहीं चलो उसका खंडन करो, ऐसा तो होता है। देखिए अमिताभ जी, इसको अलग तरह से समझने की आवश्यकता है, और वो अलग तरह समझने की आवश्यकता ऐसा है कि कौन सी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का हक है। लोकतांत्रिक पार्टी है समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र जी हैं, अचपाल जी हैं, सभी लोग अपनी बात को रख सकते हैं। ये प्रजातांत्रिक हक हमारे ठीक है जोशी, और किस पार्टी में नहीं। ठीक है, आपके पार्ट पर बोलना ही उचित है, लेकिन ये हजम नहीं होती बात किसी को, जब कोई पार्टी वाला ये बोलते हमारे यहाँ लोकतंत्र किसी के यहाँ नहीं होता मित्र। हमसे अच्छा कोई जानता पार्टियों को? ये सबसे बड़ा झूठ है कि भारत की कोई भी पार्टी ये कहे कि हमारे यहां आंतरिक लोकतंत्र है। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। हमने सबको अंदर से देखा महाराज। खंडन नहीं करना था तो 12 दिन चल गया, करना होता 5 मिनट में खंडन हो जाता, और धर्मेंद्र से कहा जाता कि जाके एएनआई पे खुद बोलो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है महाराज, ठीक है, ऐसा ये लोकतंत्र कहीं नहीं है। क्या लोकतंत्र? भाजपा वाले भी कहते हैं कि हमें शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया, 5 मिनट में 13 बार खंडन करना पड़ा उसको। क्या कहीं ऐसा थोड़ी ना कि सब चलता, ऐसा कहीं नहीं महाराज, आपकी पार्टी में भी नहीं है क्या ना, आपकी पार्टी में भी नहीं, वो चल रहा था इसलिए चला। ऋचा जल्दी से क्या कहना चाह रही हैं आप? 30 सेकेंड। नहीं, मैं एकदम स्पष्ट करना चाह रही थी कि भुवन भास्कर जोशी जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आम कार्यकर्ता और धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने इस बात को मजबूती से कहा था कि समाजवादी पार्टी की लंबे समय से मांग है, और 12 दिन हो गए, अखिलेश यादव जी आज भी जो छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज भी उन्होंने अपना काम ट्वीट करके ही चला लिया। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता, और ये आपने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी से डर कर किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि दलित हितों के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान में प्रावधान किए, ठीक है, रुकना होगा। वैभव जी, ये जो बाई इलेक्शन होने हैं 10, अभी तो यही टेस्ट है। 24 और 27 के 2 बड़े चुनावी मुकाबलों के बीच का ये छोटा सा मुकाबला है 10 सीटों का।
आपको क्या लगता है, क्या ये रिजर्वेशन का जो मसला है, सुप्रीम कोर्ट का की जो सलाह आई, उसके बाद सरकार ने उस सलाह को मुलतवी कर दिया, खारिज कर दिया, कहा नहीं भाई ये जो संविधान में है हम उसी पर चलेंगे, और फिर सारे राजनीतिक दलों में उस पर कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया आई। आपको लगता है ये मुद्दा प्रिवेल करेगा इस बाई इलेक्शन के उसमें? देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि बसपा को और बड़ा बनाना चाहिए, पहली बात। लेकिन खारिज करने से केवल बात नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का तो वर्डिक्ट वहीं का वहीं है। अभी समय था संशोधन लाने का, संशोधन विधेयक लाके उसको ओवर रूल करने का समय था। नहीं वैभव जी, एक मिनट, वो शायद वर्डिक्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन और वर्डिक्ट में अंतर हो जाता है। ऑब्जर्वेशन लागू किया जाए ये मजबूरी नहीं है, ठीक, सही है। लेकिन जैसे घर में बाबूजी ने कहा कि भाई टाइम से खाना खा लिया करो, ऑब्जर्वेशन है क्या? 12 बजे नहीं खाओगे दोपहर में तो खाना नहीं मिलेगा, यह आदेश है, ऑब्जर्वेशन है। फिर भी सरकार ने उसका खंडन कर दिया कि हम ऑब्जर्वेशन को भी मंजूर नहीं करते। वैभव जी, अब आप सुनिए कि सरकार को ये मौका था, क्योंकि एक तो दलित हितैषी बनने की जो होड़ मची हुई है, जो लोग देख रहे होंगे, दलित समाज का वोटर इस डिबेट को देख रहा होगा, वो अपने आप को फुटबॉल की तरह महसूस कर रहा होगा कि कैसे दोनों पार्टियां जो है होड़ मच रही हैं। कथनी करनी में अंतर दोनों के सामने आ रहे हैं। फलानी ट्वीट का खंडन नहीं किया, ये सब देखने वाली बात है इसके अंदर, अगर करना होता। और इसमें मूल सवाल क्या है? देखिए, जो मंशा थी वो तो हो गई वहीं की वहीं, क्योंकि दलित समाज जो है उसको आपस में लड़ाया जाए, भिड़ाया जाए। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है प्राइवेटाइजेशन, जहां पे आरक्षण की नौकरियां जा रही हैं, जहां बैकलॉग, और इन्हीं मुद्दों को बहन जी ने भी उठाया है लगातार कि असली समस्या ये है कि आप बैकलॉग नहीं भर रहे। अभी कांग्रेस पार्टी हो अपने राज्यों में, क्या वो कह सकती है कि मैं श्वेत पत्र? वैभव जी, एक सवाल, एक मिनट रुको, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। जब बहन जी ने सारे मुद्दे ओरिजिनल उठा लिए हैं, तो वो घटते 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 क्या से क्या हो गए, देखते देखते इकाई में कैसे आ गया उनका जनाधार? ये भी तो समझना पड़ेगा। जिस देश में 26% दलित हो और आदिवासी और जोड़ लो तो एक बड़ी आबादी है, उनका उत्तर प्रदेश में घटते 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 आ गए 9 कुछ नहीं। इस देश की, अब मैं बोल पाऊं क्या एक बार? मुझे आप अनुमति देंगे क्या? जी। इस देश की जो जातिवादी और दलित विरोधी ताकतें हैं, जो कि मुखौटा पहनती हैं दलित हितैषी होने का, वो संयुक्त रूप से नहीं चाहती कि इस देश के अंदर दलितों की राजनीति बढ़े, और उसको खत्म करने के संयुक्त प्रयास, कॉन्सर्टेड एफर्ट्स संयुक्त रूप से चलते हैं। इसमें केवल मुखौटे हैं दलित हितैषी होने के, नहीं तो 10 दिन लगते इन लोगों को, बहन जी का इंतजार करते। और उसके बाद भी खड़गे साहब बेमन से आए, उन्होंने अपना एक भाषण पढ़ दिया, उनको पर्चा दे दिया गया, और वो उसको पढ़ते हैं और उसमें भी श्रेय दे देते हैं किसको? नेहरू जी को, और गांधी जी को श्रेय मिल जाता है आरक्षण के लिए और दलित हितैषी होने का। ये जो है पार्टियां, ये असल में दलितों की राजनीतिक ताकत को खत्म कर देते हैं। आपने जो अभी कहा था ना कि 4 सांसद होते तो क्या कौन सा बवाल हो जाता, क्रांति हो जाती, बात वो नहीं है। बात यह है कि दलितों के जो वोट की जो पावर है वो खत्म हो रही है, उसकी हार जीत की क्षमता जो है वो खत्म हो रही है, और दलितों के जो वोट है उसमें बिखराव की जो लगातार प्रयास है वो सफल होते नजर आ रहे हैं। जब दलितों के वोट में कई विघटन हो जाएंगे, जब दलितों के वोटों से सरकार ना बनेगी ना गिरेगी, तब जाके जो उद्देश्य है इन सभी पार्टियों का वो पूरा हो जाएगा। और आपको जो 4 बार की सरकारें दिखी है बसपा जैसी पार्टी, इनकी आवाज कमजोर होती हुई नजर आएगी। ठीक है वैभव जी, दलित और भी ज्यादा हाशिए पे जाएगा। एक बात मैं कह दूं, अब रुकना होगा, भविष्य है। ठीक है, अब रुक जाओ। मुस्लिम राजनीति और दलित राजनीति, किसी मुस्लिम व्यक्ति से पूछो वो ये बात नहीं मानेगा, और वैभव जैसे लोग भी नहीं मान रहे, वो कह रहे दूसरे ने गलत कर दिया। और मेरी थ्योरी अलग है। भारत में मुस्लिम नेता अपना काम नहीं कर पाए, अपनी सत्यनिष्ठा जनता के बीच में नहीं रख पाए, अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाए, इसलिए मुस्लिम वोट का चुनाव हराने जिताने का जो वीटो पावर था वो खत्म होते होते अब नैनो पार्टिकल हो गया। ठीक, मायावती जैसे लोग अपनी उपादेयता सिद्ध नहीं कर पाए, अपनी सत्यनिष्ठा विश्वसनीयता जनता के हृदय में नहीं बना के रख पाए, तो कांशीराम ने जितनी बड़ी हवेली बनाई थी उसकी ईंटें बिखरते 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 अब समतल हो गई। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मानने में क्यों दिक्कत है कि हाँ मायावती वो नहीं कर पाई जो उनको करना चाहिए था, ये मुस्लिम नेता वो नहीं कर पाए।
बोले जी फलाने भी चोर हैं, ढकाने भी चोर हैं, सब मुखौटा लगाए हैं और हमारी दुकान लूट ली। अरे आपने भी तो दलितों के लिए कौन सा आंदोलन किया? जेल गए क्या? आप भी ट्वीट पर ही रहे ना। जब जग गए, नाश्ता वास्ता हो गया, टीवी भी देख ली तो एक ट्वीट खड़का दिया, मन हुआ तो। यही ना आंदोलन किए हो? क्या आप अंबेडकर की तरह लड़े हो? नहीं ना। कोई मर गया, आप गए नहीं चल के। हाथरस में दलित मरे थे, गई थी बहन जी। क्या ईश्वर के समतुल्य समझ लिया क्या अपने को कि नहीं नहीं हम ऐसे कर देंगे कि नहीं कर, चलो ऐसा नहीं हो, जमाना बीत गया भैया। आप अंबेडकर के अनुयायी हो सकते हो, कांग्रेस से गांधी के अनुयायी हो सकते, गांधी थोड़ी ना हो जाएंगे ना, आप अंबेडकर हो जाओगे। ये मूल बात नहीं समझ में आ रही। ये सारा जो ताम झाम बना है बाबू, ये कांशीराम का क्रिएट किया हुआ है, मायावती जी का क्रिएट किया हुआ थोड़े ना, उनका ही किया बनाया हुआ है ये गुलदस्ता। मायावती जी के समय में तो उस गुलदस्ते से रोज एक एक फूल निकला और अब वो डंठल बचे। ये तो मानो। जब यही नहीं मानेंगे तो फिर आप इलाज क्या करेंगे? फिर तो ये कहते रहेंगे कांग्रेस दलित विरोधी, भाजपा दलित विरोधी और सारे दलित विरोधी जी, और हमको खत्म कर रहे हैं। नहीं, भारत में आप बताइए मुस्लिम राजनीति में कौन लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं? एएनआई और ट्विटर छोड़ के, रामकुमार पाल जी, एएनआई और ट्विटर दो को अगर बैन कर दें तो मुझे मुसलमानों के लिए संघर्ष करने वाले 5 नेता बताइए और दलितों के लिए संघर्ष करने वाले, प्राण देने वाले, त्याग तपस्या करने वाले 5 नेता बताइए देश भर में। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस और वक्तव्य हटा दें तो। जोशी जी कह रहे थे लोकतंत्र है, तो इनके यहाँ तो परिवारवाद का लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहाँ है इनके परिवार इसमें? अरे मैं सवाल पूछा, पहले उसमें बोलो भाई, बाद में जोशी जी करना। सही, हाँ आपने सही कहा है, उसमें कोई शंका नहीं अमिताभ जी कि अगर ये इनको ट्वीट और इससे ही इनकी सरकार चलती है। लेकिन सपा का तो बड़ा दुर्दैव है, वो एम और ए के साथ खड़ा है और वाई के साथ गद्दारी कर रहा है सपा। ये यादवों के साथ शुरू से 4-10 की नौकरी लगा देता है और बोले हम यादवों के हैं। अरे आप जितना एम और वाई को देते हैं यादवों को दिए हैं क्या? यह मंथन करिए। अगर यादव ने आपका दलित दलित करके यादवों को भड़काते हो और वो यादवों से वोट लेते हो, यादवों को क्या दिया है आपने? जितना एम को दिया आपके सत्ता में रहते हुए, उतने वाई को उसका चौथा हिस्सा भी आप लोगों ने नहीं दिया है। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो और सुनाते कुछ हो। या 11 दिन बाद में क्रीमी लेयर पे ट्वीट, क्रीमी लेयर ऑब्जर्वेशन अमिताभ जी बहुत अच्छा था, ये वक्त अच्छा नहीं है, ये वोट की राजनीति का समय अच्छा नहीं है। बांग्लादेश का जो हुआ उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन कतई अच्छा इस वक्त नहीं है। लेकिन आने वक्त में कभी भी ये क्रीमी लेयर एक बार लाना पड़ेगा देश को। एमपी एमएलए के बेटे मलाई खा जाते हैं, पढ़ाई पे रिजर्वेशन लेके सब डीएम एसडीएम बन जाते हैं और जो मोची है वो मोची ही रह जाता है। तो ये इच्छा तो सभी के अंदर से है कि अंत्योदय तक जाना है, लेकिन वक्त और समय अच्छा नहीं है। ये इसके लिए ऑब्जर्वेशन को निष्क्रिय किया गया। जोशी जी ने, पाल साहब ने नया कट्टा खोल दिया। ये कह रहे कि जितना मुसलमानों को आपने जलेबी खिलाई है, यादवों को तो चाशनी से ही निपटा दिया। बोले तुम चाशनी खा लो, जलेबी इधर। ये नया कट्टा है, नया बवाल है। देखिए अमिताभ जी, ऐसे कट्टा खोलेंगे तो आपके घर में ही रार हो जाएगी। नहीं अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है जी कि अगर मैं नए नवेला, जब मैं 23 साल में पॉलिटिक्स में आया, आज उस स्थिति में होता तो मैं इनका जवाब देता। लेकिन जवाब मिल गया है 24। कौन किसकी लड़ाई को लड़ रहा है, कौन इसके लड़ रहा है, 10 तारीख की आपकी वाली बात है। मैं तो अमिताभ जी आपको फॉलो करता हूँ, आपकी बात है। आपने एक बात बोली है कि जो परिणाम होता है वो सारी स्थिति बदल देता है। आपने मुझे बधाई भी दी थी, मुझे अच्छे से याद है, और सारी बातें विपक्ष की कह दी थी सब बेकार की बातें हैं। आज जोशी जी का दिन, हम लोग तो केवल पीडीए की जो लड़ाई है, हमें तो मछली की आंख की तरह केवल वो ही दिखाई देती है। ये हमारे साथी हैं, ये कुछ बोले हम इनका अनादर करें, ये समाजवाद हमको नहीं सिखाता। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी साथी है इनको भी अनादर नहीं कर सकता। ये जो ट्रेंड हमको माननीय अखिलेश यादव जी ने सिखाया है कि अपने जो विचारिक लोग हैं या अपने विचार के खिलाफ लोग हैं उनका भी आपको आदर नहीं करना है, शब्दों का अच्छा प्रयोग करना है। कभी किसी का इसी भावना से मैं चलता हूँ और निश्चित तौर पे जो 10
उपचुनाव है, इसका जो परिणाम होगा वही बता देगा कौन दलितों की लड़ाई को लड़ रहा है, कौन किसकी लड़ाई को लड़ रहा है। अब थोड़ा सा मेरे को 30 साल का अनुभव है, इसलिए मैं भाई साहब को माफी मांगते हुए इस बात से केवल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, और निश्चित तौर पे पीडीए की लड़ाई को हम आगे बढ़ेंगे। ऋचा जी, जोशी जी कह रहे हैं कि हमारे तो डीएनए में है सम्मान, सद्भाव और आदर सबका करना। स्त्री हो, पुरुष हो, ननकू हो, रज्जाक हो, सबको प्रणाम, सबको प्रणपात। वो कह रहे सपा का यूएसपी यही है, और आप हमेशा जब देखो तो उसके विपरीत आरोप उछालती हैं ऋचा जी। आप कहती हैं सफाई बवाल कर रहे हैं। देखिए, सफाई का क्या असली चरित्र है ये मुझसे बेहतर कोई जानता नहीं है। भुवन भास्कर जोशी जी मुझे अपनी पुरानी साथी कह रहे थे, बिल्कुल मैं राजनीति में आपकी पुरानी साथी हूँ, तो मैंने तो देखा है कि असली चरित्र क्या है। और आप जो कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा, हम सबके साथ खड़े हुए हैं, तो मुखौटा उतर चुका है, काट की हांडी जल चुकी है और पीडीए का सच सामने आ चुका है। और इसके एक नहीं कई उदाहरण है जोशी जी। पहला उदाहरण तो ये है कि जब नेता विरोधी दल की बात आई तो अखिलेश यादव जी ने किसी भी पीडीए के व्यक्ति को उसके लायक नहीं समझा जिसपे वो खुद थे, बल्कि एक ऐसी जगह उस पद को रख दिया, संरक्षित कर दिया ताकि उसको आसानी से वापस लिया जा सके। और तो और आप भाषा की बात करते हैं, आप सबकी समानता की बात करते हैं। अयोध्या में जिस तरीके से समाज के अंतिम पायदान से जो बच्ची आती है 12 साल की, उसके साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ, मानसिक शोषण हुआ, सामाजिक शोषण हुआ, रुक जाइए जोशी जी, रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके का उसका शोषण किया गया, आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आप मुबीद खान का नाम ले पाते। और तो और आज तक मुबीद खान आपका नगर अध्यक्ष पद पर बना हुआ है। और हद तो तब हो जाती है कि स्वयं अखिलेश यादव जो उसके संरक्षण में उतर कर आते हैं और डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग करते हैं। आदरणीय अमिताभ सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि एक 12 साल की बच्ची के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में मालूम नहीं, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी माइनर के साथ अगर रेप का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मुबीद खान को बचाना था। इसको भी दलित और पिछड़े समाज ने देखा है। दलित और पिछड़ा समाज वो भी देख रहा है कि किस तरीके से पूजा पाल जी आपको छोड़कर चली गई, पल्लवी पटेल जी आपको छोड़कर चली गई, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिनके हाथों से आपने सारे गलत काम लखनऊ की सड़कों पर करवाए, रामचरितमानस की प्रतियों को जलवाया, वो भी आपको अपने साथ लेकर नहीं चल सके, वो भी आपको छोड़कर चले गए। और तो और आज कन्नौज की घटना, जिसमें माननीय कन्नौज सांसद के प्रतिनिधि की जिस तरीके की शर्मनाक हरकत सामने आई है, पॉस्को एक्ट में उनकी गिरफ्तारी की गई है, आप किस तरीके के न्याय की बात कर रहे हैं? जहां पे आपको दलित और पिछड़े नजर नहीं आते, लेकिन आपको अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तो आप नार्को टेस्ट जैसी घिनौनी मांग करते हैं। मैं इसको घिनौनी मांग इसलिए मानती हूँ क्योंकि आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो रेप की परिभाषा है उसमें किसी तरीके की जबरदस्ती। और अंतिम बात आपको याद दिला दूं सर, अंतिम बात एक लाइन सुन लीजिए। आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, सुन लीजिए, आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी ये कहा करते थे कि किसी भी स्त्री के साथ अगर आपने जोर जबरदस्ती भी उसकी बिना इच्छा के की है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। लेकिन आप लोग बलात्कार को भी बलात्कार मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ऋचा जी, जोशी जी, एक हम जा रहे हैं, आपको हम आ रहे हैं, हमारे आपको अवसर देंगे। मैं एक सवाल रख दूं, फिर आप इनकी बात कर। आपके भी ग्रह नक्षत्र कुछ गड़बड़, रुक जाओ भाई राम कुमार जी, गड़बड़ चल रहा है। अयोध्या में एक बवाल मोहित खान का, ठीक, वो 12 साल की बच्ची, आपका सारा पीडीए वहीं तुल गया क्या? हालांकि मायावती भी वहां गई नहीं शोक व्यक्त करने, वो भी ट्विटर से नहीं, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया जितना होना था। और अब ये कन्नौज में नागर, क्या नागर नाम है, क्या है, क्या नाम है इसका जो कन्नौज में पकड़ा गया है? वो आपका सांसद जो है कन्नौज से डिंपल जी, उनका प्रतिनिधि है नहीं? और किस घृणित काम में अंदर गया जोशी जी? अमिताभ जी, आपको पता है मैं थोड़ा ठीक से पढ़ाई करता हूँ। मैं ना तो कन्नौज से भागूंगा ना अयोध्या से बात बता दूं, लेकिन अगर मैं
ऋचा जी को कुछ इनकी पार्टी की करतूतें ना बताऊं तो इनको अच्छे से नींद नहीं आएगी। मैं चाहता हूं इनको अच्छे से नींद आए। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी पार्टी वो है पार्टी जो बीएचयू में रेप करने के बाद 2 महीने के लिए हनीमून मनाने रेप करके आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चले जाते हैं। बीच में नहीं बोला। नहीं, एक मिनट ऋचा, अभी उनकी बात आने दीजिए। ना ऋचा सिंह अभी नहीं, अभी केवल जोशी जी। अमिताभ जी गलत बात है। केवल जोशी जी आप बोलिए, आपकी बात आ रही। केवल नहीं बोला। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वही पार्टी के, आपकी पार्टी वही पार्टी है जो पहलवान बेटियों के साथ कैसा किसी कृत्य करता है और आपके प्रधानमंत्री से लेकर योगी जी को छींक तक नहीं आती है। दूसरा विषय, तीसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग ही वही पार्टी है। चिन्मयानंद जी आप ही की पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी के सैगर हैं, उन्होंने पूरा खानदान तबाह कर दिया। अब आता हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं। अयोध्या वाले में माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने डीएनए की मांग करी, उसकी मांग करी, उन्होंने कहा सच पूरा आना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन किसका है ये भी पता होना चाहिए और किस तरह का एक्टिव है शासन प्रशासन इनको बचाने में, ये भी पूरा देश जानता है। और रही बात जो कन्नौज की, आप ये ऋचा तरीका ठीक नहीं है। आपकी पढ़ाई ये सारे अमिताभ जी बिल्कुल नहीं, केवल आपकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही। आप बोलो, उनकी आवाज नहीं जा रही, आप बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्नौज में जो कार्यकर्ता पकड़ा गया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज वो किस विचारधारा से था? आज वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और वहां का जो जिलाध्यक्ष है वो उसको बचाने के लिए गया हुआ है। ये भी देश को सच बोलना चाहिए। इसलिए हम भागने वाले लोग नहीं है। समाजवादी लोग कस के सामना करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और हमारी विचारधारा में वो पहले था, ये भी सच है। लेकिन आज जो संगत है वो संगत का असर दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा उस नवाब सिंह पर तो आपने बता दिया संगत का असर है, और मोईद क्या नाम था खान, ये अयोध्या वाला बवाली, ये तो आपका आज तक घुटा घुटाया सफाई है। नहीं, इसकी तो संगत कहीं नहीं, इसकी तो एक मिनट, इसकी तो संगत और पंगत दोनों आपके साथ है। अमिताभ जी मैंने एक बार भी बोला कि मोहित हमारा कार्यकर्ता, हमने कहा वही कह रहा हूं, सजा मिलनी चाहिए। हम पीड़ित के साथ खड़े हैं, लेकिन हमने जो मांग करी है कि सच आना चाहिए। कोई भी बेगुनाह जेल में इसलिए नहीं रुकना होगा। ऋचा को भी और जोशी जी आपको भी पीड़ित के साथ खड़े, ये टीवी पर और ट्विटर पर और एएनआई पर बयान देना मेरे शो में नहीं चलता, क्योंकि मेरे नपने अलग हैं। वैभव बाबू, मेरा नपना कहता है जो अयोध्या में पीड़ित के साथ खड़ा था, उस पार्टी के बड़े नेता को उस गरीब बच्ची के परिवार के पास जाना चाहिए था। क्या सपा गई? नहीं। बहन जी गई? नहीं। बात खत्म हो गई। फिर आप झुट-मुट कुछ भी झंडा फहराते रहो कि हम पीड़ित के साथ खड़े। कहां खड़े हो भैया? अपने घर में मलाई खा रहे हो और पीड़ित के साथ खड़े? वैभव जी, अब वो टाइम चला गया जब आंखों में धूल झोंक देते थे लोग। नहीं, अब जनता समझदार हो गई है, अब नेताओं के चेहरे से मुखौटा हटा लेती है। आप ट्वीट करो कि मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, मैं लगातार रो रहा हूं अयोध्या की उस लड़की के लिए, कोई नहीं मानेगा। वो कहेगा इतना दुख था तो चले जाते वहां, देख आते एक बार। नहीं, घर से तो कोई नहीं निकला बाबू। वैभव जी, अगर आप मुझे बोलने देते, पहले तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि बसपा के कार्यशैली में बहुत से ऐसे बदलावों की बसपा को जरूरत है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि बीएसपी लगातार चुनाव दर चुनाव जा रही है। और मैं एक समूची दलित राजनीति का एक तरह से पैरोकार होने के नाते ये बात हर माध्यम से रखता आया हूं और बसपा के लोगों तक भी ये बात पहुंची है कि उनको अपने राजनीति के तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सक्रियता के आज के समय में जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट या ट्वीट तक सीमित रहना आज की राजनीति में घातक है। आज अन्य पार्टियों में आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े कैंपेन चलते हैं। बसपा के पास वर्तमान प्रवक्ता भी नहीं है और कोई विंग बसपा बनाना नहीं चाहती। आकाश आनंद जी को भी जो जिम्मेदारी मिली थी, वास्तविकता में वो कब ओवरहॉल करेंगे पार्टी को, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएसपी पुराने ढर्रे की जो राजनीति कर रही है उससे परिणाम नहीं आ रहे। लेकिन इससे जो काशीराम साहब की बनाई पार्टी उसका महत्व कम नहीं हो जाता। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा था।
मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि 4 सांसद जीतेंगे तो क्रांति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन दलितों के वोट की वैल्यू खत्म करने का जो प्रयास है वो जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक वो पूर्णतः निष्क्रिय और बेकार नहीं हो जाएगी। तब दलितों के वोट की कोई पूछ नहीं होगी और आप भी और हम भी यहाँ बैठे कोई चर्चा उस पर नहीं किया करेंगे आने वाले समय में। तो दलितों को सोचना होगा कि ये जो दोनों पार्टियां हैं यही सबसे बड़ी हितैषी है। चलो मान लिया बहन जी नहीं कर रही है तो बस यही हितैषी रह गए हैं। अब आने वाले समय में यही पार्टियां हैं जो सारे का सारा अत्याचार अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी, लड़ाइयां करेंगी। कांग्रेस पार्टी उतरेगी, समाजवादी पार्टी ठीक है वैभव, रुकना होगा। रामकुमार पाल के पास चलूंगा, लेकिन ये बात दलित चिंतक या बसपा के समर्थक तब उठा सकते हैं जब मायावती जी कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन करती दिखें। उनके जीवन बीत गया, बिजनौर में चुनाव लड़ी थी जब, तब थोड़ी बहुत सक्रियता रही थी, उसके बाद तो फिर वो जिसको मिलना हुआ उसको बुलवा लिया, बोले बाकी ठीक है। ये कांशीराम कर गए जो कर गए भैया। मायावती जी उसमें 4 आदमी नहीं जोड़े। हाँ ये जरूर है कि महीने के आधार पर 10 लोग बसपा छोड़े और घटते घटते घट गई। एड ऑन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो हम आपको नेता कैसे मानने पड़ा? बाप जो छोड़ गए, बेटा ने उसमें कुछ नहीं जोड़ा। बाप 10 मकान छोड़ गए तो बेटा हर साल 1 मकान बेच रहा है, अब 1 ही मकान बचा और कह रहे हमको बड़ा मानो। कैसे मान लेंगे? विस्तार कहां है? खैर पाल साहब, सारी पार्टियां कहती कि दलितों के पिछड़ों के प्रवक्ता हम हैं, हितैषी हम हैं। वो 12 साल की बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसका जीवन संकट में आया, गर्भधारण हो गया, और अगर सरकार बीच में नहीं आती और सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद बच्ची की जान को खतरा हो जाता। कोई उसके यहाँ मिलने नहीं गया विपक्षी से, ना कांग्रेस वाले गए, ना सपा वाले गए और ना बसपा वाले गए। क्यों? देखिए, उस बच्ची की कंप्लेंट भी डीजीपी के हस्तक्षेप से, रोमियो जो सलूट है उसके वजह से हुई है। उसको भी एफआईआर दर्ज करने में काफी तकलीफें हुई है। और ये परिवारवाद गठबंधन की भी उदाहरण मैं आपको देता हूं कि योगी जी ने एक बढ़िया, चलो अयोध्या पे किया, उन्होंने लखनऊ के वाटर पार्क, लेकिन उसी दिन हरदोई में एक 14 साल की बच्ची के साथ भी हुआ था, जहां ठाकुर रेपिस्ट था। रेप में भी जात देखी जा रही है, रेप में भी अन्याय देखा जा रहा है। क्या वो हरदोई की रेप 14 साल की वो रेप नहीं कहलाती? प्राची बहन से करना चाहूंगा आप संज्ञान में लें उस विषय को। वहां भेदभाव हो रहा है। हम जैसे जो आप चारों पार्टियां, चाहे सपा बसपा, कौन गए हरदोई? कोई नहीं गया। तो यहाँ भी इसको भी आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा। अमिताभ जी की गवाही में कह रहा हूं कि हरदोई कांड भी संघन कांड है, उसको तो काटा गया अलग अलग तरीके से। आप प्रदेश आपके हवाले है तो प्रदेश न्याय की अपेक्षा करता है। किसी का चिंतक होना, किसी का शुभ चिंतक होना, ये बात अलग है, लेकिन न्याय की बात है। सत्ता में है तो न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे वो पाल हो। तो ये भी बात ऋचा दीदी आप ध्यान रखिए प्लीज। ठीक। हमने जब संविधान बनाया तब, और जब कानून बनाया तब, राजकुमार पाल को भी ये ध्यान रखना चाहिए, हमने कुछ अंतर उसमें किए हैं। सब धान 22 पसेरी नहीं रखे। हमने महिला को पुरुष के मुकाबले अलग दृष्टि से अपराध शास्त्र में देखा है। जिस विधान के अधीन भारत में दंड तय होते हैं, भारत के दंड विधान में हमने महिला को अपर हैंड दिया है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है क्राइम अगेंस्ट मैन के। ये हमने किया, देखा है निर्भया कांड। अरे रुक जाओ भाई, हमने दलितों के लिए प्रावधान किया, हमने आदिवासियों के लिए प्रावधान किया है। हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि जो समाज के बिल्कुल अंधेरे कोने में हजारों साल से वंचित रहे हैं, उनके साथ कुछ विशेष उपबंध करने ही होंगे देश को। उनको लोग गाजर मूली की तरह से काट देंगे तब। न्याय सबके साथ होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, और लोहिया जी के शब्द में कहूं तो अब इस ऋचा जी ने लोहिया जी का जिक्र किया था तो मुझे उनका एक वाक्य स्मरण आया कि महिला से ज्यादा पिछड़ा और दलित कोई नहीं। क्या ये बात लोहिया ने कही थी? इसलिए मैं महिला के विरुद्ध अपराध होता है तो मैं उसमें सबसे ज्यादा मुखरता से खड़ा होता हूं। खैर ऋचा सिंह जी, मसला वही कहा जा रहा है कि भाई भाजपा, जैसे सपा ने कहा था कि
और मुझे याद है जोशी जी ने तब भी शालीनता से कहा, एक बार सपा ने एक ऑफिशियल ट्वीट कर दिया था और उसमें उसने लिखा था कि 2014 से लेके और 19 तक का शायद था, पुराना ट्वीट है, तक सपा को हराने की सुपारी बसपा ने ली है। अब बसपा की सक्रियता, फिर कुछ लोग नरेट कर देंगे कि भाई ये भाजपा ने बसपा से कह दिया कि तुम थोड़ा ढंग से लड़ो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भी अपनी किताबिया में लिखा, समीक्षा वाली किताबिया में, कि बसपा वैसे नहीं लड़ी जैसे लड़ना चाहिए था। बसपा वैसे लड़ती तो मजा आता। ऋचा जी, तो अब की क्या बसपा को इंजेक्शन आप ही लोग दे रहे हो विटामिन का? बोल रहे मोतीचूर के लड्डू खाओ, ताकत अर्जित करो और फिर आ जाओ। अमिताभ सर, लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को मजबूती से लड़ने का उनका अपना पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम इस स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में सभी दलों का स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा परिवार की पार्टी है। सबका साथ सबके विकास के नारे को लेकर हम चल रहे हैं और उसको हम जमीन पर चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने पीडीए का नारा देकर जनता को गुमराह करने का काम किया, आज डर सबसे ज्यादा उनको सता रहा है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी, आप देख सकते हैं कि लगातार जब से 2024 में जनता ने एक बार इनके ऊपर भरोसा किया, अयोध्या में जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है, ये किसी भी पूरे देश के मन को झकझोरने वाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जिस तरीके का स्टैंड रहा उस 12 साल की बच्ची को लेकर, जिसको आपने प्रमुखता से, आदरणीय अमिताभ सर, आपने अपने पिछले शो में मजबूती से रखा था और आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपराधी की कोई भी जाति नहीं होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी आज तक मोबीद खान का नाम लेने को तैयार नहीं है और आज भी कन्नौज में जिस तरीके का मसला सामने आया है, नवाब सिंह यादव जो पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार हुआ है, वो समाजवादी पार्टी का नेता है, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है कन्नौज की लोकसभा में। और फिर से अभी जो भुवन भास्कर जोशी जी कह रहे थे, आपके चैनल पे बैठकर अगर कोई झूठ बोले तो कम से कम उसको डरना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि आप आंकड़ों और तथ्यों से किसी का भी पर्दाफाश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अमिताभ सर, ये बात सबको पता है कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है कन्नौज में और समाजवादी पार्टी कल से लगातार थाने पर जो है धरना कर रही है नवाब सिंह यादव के समर्थन में। मोबीद खान के समर्थन में जिस तरीके से पार्टी उतरी रही वो अपने आप में है। और देखिए, दलित समाज वो भी इंसिडेंट नहीं भूला है जब आदरणीय बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड किया गया। ये वही सपा के लोग हैं जिन्होंने एक दलित उभरती हुई महिला नेत्री के साथ गेस्ट हाउस में घुसकर कपड़े फाड़ने का काम किया और इसका परिणाम था कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो कि महिलाओं का सबसे बड़ा गौरव और गुरूर होता है, उस साड़ी को ना पहनने की कसम खा ली। ये समाजवादी पार्टी के इतिहास में इंगित है और आप इसको कभी मिटा नहीं पाएंगे। ठीक, ये पीडीए का नारा आज ठीक है रिचा सिंह जी, आपका मुखौटा साफ हो चुका है। संकट यहाँ है कि हम मोईद खान का नाम नहीं लेना चाहते और जो मोईद खान का नाम नहीं लेना चाहते उनकी नीयत पर भरोसा कैसे कर लें? पूछो उस बच्ची के साथ किसने कौन बलात्कारी, कौन आरोपी है? बोले नहीं, जो भी आरोपी है। मैं पूछता जो भी क्यों, नाम तो पता है, नहीं लाओ मैं लिख के दे दूं, इसका नाम दोहराओ, नहीं दोहराएंगे। वहीं से आपका सारा वजूद खत्म हो जाता है वैभव भाई। फिर आप दिन भर कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैं दूसरी बात कहता हूं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा हो रही है। अब मैं कहता हूं इसमें अगर ये बोल देते कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, ये नहीं, अल्पसंख्यक तक जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। ये जो बच बच के खेलते हैं ना, वहीं सारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती। पाल साहब, जनता बहुत समझदार है, मूर्ख नहीं है। वो जानती है कि आप हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ये शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते हैं। एक स्टेटमेंट आया है आज बांग्लादेश पर, उसमें कहा गया है जिसके विरुद्ध भी हिंसा हो रही है नहीं होनी चाहिए किसी के विरुद्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्या इस टाइप का स्टेटमेंट आ गया। मैं पूछ रहा हूं ये बोलने में क्या डर है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए? ये क्यों नहीं बोल सकते आप?
और बच बच के खेलेंगे और जनता से कहेंगे हमको माला पहना, तो कैसे चलेगा? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये तो बोलना पड़ेगा मोहित खान है आरोपी नहीं। आप जानबूझकर नाम लेने से क्यों बचते हैं? उसके पीछे की रणनीति क्या है पार्टनर, ये हम समझना चाह रहे हैं। वो राजनीति क्या है, हमको मालूम है वो राजनीति क्या है, और जनता को भी मालूम है। बांग्लादेश में क्या यहूदी मारे जा रहे हैं? नहीं ना, हिंदू मारे जा रहे हैं। लेकिन ज्ञानी जन क्या करे? प्राणियों में सद्भाव हो, हिंसा समाप्त हो। अरे गजब है भाई, ऐसे काम करेंगे? एक बात वैभव जी ने कही, अभी युवा हैं, इन्होंने कहा कि चाहे वोट मिले न मिले लेकिन काशीराम जी की पार्टी का वजूद खत्म नहीं होता। उनकी इच्छा समझ सकता हूं मैं, लेकिन मैं उनको एक उदाहरण दे दूं, इससे कई गुना बड़ा, कई गुना वो भारत के इतिहास का लैंडमार्क उदाहरण है, गूगल में नहीं आएगा पकड़ में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या उसको चलाने वाले धीरे धीरे बौने होते गए, पार्टी अंतिम सांसें ले रही आईसीयू में। क्या बंगाल किसी एक आध जिले में कुछ हो तो, बाकी कहीं कुछ नहीं। नेताजी ने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस छोटे आदमी थे, उनका करिश्मा छोटा था। हमारे बाबा बड़े आदमी थे, ठीक है, हम क्या हैं? नहीं तो बेच के ही खाएंगे ना खेती। अगर हमने अपना कुछ नहीं जोड़ा तो बाप दादा की जमीन बेच के खाएंगे भैया पाल साहब। और एक दिन जब जमीन बिक जाएगी तो हम ढाक के तीन पात हो जाएंगे। यही राजनीतिक दलों में होता है। काशीराम जी विशिष्ट थे, सब सहमत है। उन्होंने इतना बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर उनके संपर्क में रहा बहुत। मायावती जी उसको नहीं बढ़ा पाई आगे। और हवेली में एक ककैया, पहले ककैया ईंट की हवेली बनती थी, पुराने लोग याद होगा जोशी जी को, छोटी ईंट होती थी इतनी बड़ी, एक ककैया निकाल लो तो पूरी हवेली हिलने लगती थी, उसका संतुलन ही गड़बड़ा जाता था। बसपा से जाने कितनी ककैया निकल गई वैभव जी। और तीसरी बड़ी बात ये कि बिना लड़े हम आपको योद्धा नहीं मानेंगे। हमसे मेरा मतलब जनता। कौन कौन लड़ रहा है बाजार में दिख रहा है क्या? हमारे बाबा अंग्रेजों से लड़े थे, अच्छी बात। हमारे पर बाबा मुगलों से लड़े थे, और अच्छी बात। बोले हम किसी से नहीं लड़े, अब वोट हमें दो, तो क्यों दे गए? आप तो नहीं लड़े ना किसी के लिए। जो ये कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, वो दलितों के लिए लड़ रहे हैं क्या? दलितों के दुख सुख में जा रहे हैं क्या? कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं क्या? नहीं। जो कह रहे हैं हम पिछड़ों के नेता हैं, वो देश भर में पिछड़ों के लिए क्रांति कर रहे हैं क्या? नहीं। और जो कहते हैं मुसलमानों के नेता, वो भी कुछ नहीं कर रहे, राम का नाम लो। मजा तो इसी बात का है क्या? वो भी कह रहे भाई केवल टीवी वाइट और ट्वीट, इसके आगे रह जाएंगे। लेकिन नेता हम हैं। कुर्बानी कौन दे रहा है? संघर्ष कौन कर रहा है? कोई नहीं ना। और संघर्ष ही नहीं कर रहे तो वो जाति, वो वर्ग, वो मजहब आपको अपना खुद मुख्तार क्यों मानेगा, नेता क्यों मानेगा? मैं तो सोचता हूं कई बार जातियों के बड़े बड़े नेता, अचानक से लोग कहते हैं ये बड़े नेता है जात का। मैं पूछता हूं इन्होंने जात के लिए क्या किया? वैभव जी उत्तर ही नहीं आता। फिर मैं उनका जीवन परिचय निकाल के पढ़ता हूं, लगता है जात के लिए कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत अपने लिए किया, 2-4 मकान बनवाए, 2-4 प्लाट बनवाए, फार्म हाउस बनवाया, बाकी जात के लिए कुछ नहीं किया। क्या? अब वो भी अपने आगे लिख देते कि हम ये जात के सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता हैं। जात के लिए क्या किया? क्या जात के 1000-2000 लड़कियों का जीवन सुधार दिया? जात के 1000-2000 नौजवानों के लिए कोई रास्ता खोल दिया? नहीं ना। फिर जात आपको अपने कंधे पर बैठाकर क्यों चले?
नहीं चलना चाहिए। आप जाति के कंधे पर बैठकर अपने लिए राजत्व पाते हैं, फिर राजत्व भोगते हैं और जात को किनारे कर देते हैं। जाति के कंधे पर, धर्म के कंधे पर, वर्ग के कंधे पर बैठकर राजनेता सत्ता पाते हैं और उसके बाद उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। अन्यथा 75 साल होने जा रहे, अब तक देश में इतना पिछड़ापन रहता ही नहीं। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं उत्तर प्रदेश की, क्या मौलिक परिवर्तन आया? समझना पड़ेगा ना। मुलायम सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के पास 4 बार मुख्यमंत्रीशिप रही, चीफ मिनिस्टरशिप, 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी। और बिहार में, आखिरी बात कह के बाद समाप्त करूंगा, बड़ी अद्भुत बात है, बिहार में तो पाल साहब, वैभव जी 15 साल लालू राबड़ी रहे और 20 साल नीतीश रहे। क्या 35-40 साल, यानी जितनी ऋचा की और वैभव की उम्र नहीं होगी क्या, उतने वर्षों से वहां केवल पिछड़े और अति पिछड़ों का शासन है। क्या बिहार में अति पिछड़े और पिछड़ों की समस्या सुलझी कि नहीं सुलझी? और अगर 35 साल में नहीं सुलझी तो क्यों नहीं सुलझी, ये सवाल ना पूछूं। 15 साल लालू जी का शासन रहा पत्नी के साथ, 20 साल नीतीश बाबू, एक अति पिछड़ा एक पिछड़ा। बिहार में इनको संपन्नता हासिल हो गई, अधिकार हासिल हो गए सारे। वैभव जी, अब जनता ये सवाल पूछती है क्या, इसलिए जितनी जल्दी हो ये ट्वीट और टीवी कैमरे से मुक्ति पाके संघर्ष में उतरे आदमी। जनता के लिए लड़ेंगे तो जनता आपको पूछेगी, अन्यथा जमींदारी प्रथा तो खत्म ही हो गई देश से, तो राजनीति में भी नहीं चलेगी ना कि जी मेरे पास तो जनाधार है। जनाधार रोज घट रहा है बाबू। अचानक से चुनाव में उतरते तो पता लगता है अरे जनाधार तो बचे नहीं था। ये बड़ा भी प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिए। धन्यवाद।